नमस्कार दोस्तों, 31 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं और आज जो मेन न्यूज़ निकल के आ रही है वो है फार्मर्स और सेंटर रीच एग्रीमेंट ऑन 2 इश्यूज। देखिए, बहुत लंबे समय से फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है। यहाँ पे मेन 4 पॉइंट्स पे बात हो रही है, जिसमें से 2 पॉइंट्स रिपील मतलब रिजॉल्व किए जा चुके हैं। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इनका क्या बोलना है कि भाई फार्मर्स के साथ सेंटर ने बातचीत करके 50% ऑफ द इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया है। टोटल 4 इश्यूज हैं। उन 4 में से जो 2 इश्यूज रिजॉल्व हो गए वो कौन से हैं? पहला है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्टबल बर्निंग, दूसरा सेफ गार्डिंग पावर सब्सिडीज। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्टबल बर्निंग, आपको पता है रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस निकल के आया है। दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन होता है, इस पॉल्यूशन की एक मेन वजह है कि वो जो गेहूं और चावल की खेती के जो डंठल होते हैं उनको सीधे सीधे जला दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे एनसीआर रीजन में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं सर्दियों के समय पर उनको काला धुआं बिल्कुल हवा में तैरता नजर आता है। तो इसलिए सरकार ने बोला कि स्टबल बर्निंग को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कहीं ना कहीं स्टबल बर्निंग जो भी करते हुए पकड़ा जाएगा उसको ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये जो फार्मर्स थे वो यही बोल रहे थे कि क्रिमिनल चार्जेस क्यों लगा रहे हो हमारे ऊपर। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, स्टबल बर्निंग को हम लोग डिक्रिमिनलाइज करेंगे। ये बात हम आपकी मानते हैं। मोडेलिटीज आगे वर्कआउट की जाएंगी, अभी के लिए बस डिमांड्स मारी गई, ऊपर ऊपर से डिमांड मानी गई हैं। अंदर पॉलिसी एग्जैक्ट क्या क्या उसके अंदर सेट ऑफ नॉर्म्स होंगे वो समय पे पता चलेगा आगे। फिर सेफ गार्डिंग पावर सब्सिडीज, तो भाई कहीं ना कहीं फ्री में पावर मिलती है किसानों को। उस पावर के चलते ये किसान करते क्या है कि ट्यूबवेल जला जला के अंदर का ग्राउंड वाटर निकाल निकाल के वेस्ट करते रहते हैं। तो इन पावर सब्सिडीज को रेगुलेट करने की बात की गई, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी का जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया उसके थ्रू। तो पावर सब्सिडीज किसानों को दी जाएंगी, ऐसा सरकार ने बोला है। अभी किस प्रकार से दी जाएंगी इसकी मॉडलिटीज बाद में आएंगी बाहर। तो कुल मिला के 4 डिमांड्स में ये जो 2 डिमांड हैं, यहां पे सरकार इस बात को क्लेम कर रही है कि ठीक है भाई, फार्मर्स के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। 2 डिमांड और बची हुई हैं। एक डिमांड तो ये है कि जो 3 फार्म लॉज आए हैं इनको आप रिपील करो, इनको हटा दो। और दूसरी डिमांड ये है कि एमएसपी को लीगलाइज करिए। यहां पे सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिजीम को लीगलाइज करना इज नॉट फाइनेंशियली फीजिबल। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सारी क्रॉप्स के अनलिमिटेड दाम हर समय के लिए दिए जा सके। इट इज लिटरली नॉट पॉसिबल, फाइनेंशियली नॉट पॉसिबल। ये बात साफ साफ सरकार ने बोली है। हालांकि सरकार ने एक बात और बोल दी है कि हम एक स्मॉल एक्सपर्ट कमिटी बना देते हैं जो कि इंप्लीकेशंस देखेगा कि अगर एमएसपी के लॉ को कितना आगे बढ़ाया जा सके, कितने और क्रॉप्स में किस हिसाब से ज्यादा एमएसपी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इसके लिए स्मॉल एक्सपर्ट कमिटी बनाने की बात की है किसने? सेंटर ने। ठीक भाई, एमएसपी के ऊपर काफी बहस हुई, बट एमएसपी पे कोई कंसेंसस नहीं मिल पाया। क्योंकि सरकार ये बोल रही थी कि ठीक है भाई, हम एमएसपी पे एक कमिटी बनाएंगे और कमिटी बातचीत करेगी। फार्मर्स एसोसिएशन क्या बोल रहे हैं? फार्मर एसोसिएशन बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, आप एमएसपी पे कमिटी बनाइए, हम मानते हैं, लेकिन आप पहले इन 3 फार्म लॉज को रिपील कर दीजिए। अब सरकार बोल रही है कि हम 3 फार्म लॉज को रिपील कर दें उसके बाद कमिटी बनाएं, ये तो ठीक नहीं है। सरकार बोल रही है कि ठीक है भाई, फार्म लॉज के ऊपर बातचीत करेंगे, अभी एमएसपी के ऊपर अपना एजिटेशन बंद करो। फार्मर क्या बोल रहे हैं कि नहीं, एमएसपी के ऊपर आप बाद में कमिटी बनाना, हम उस कमिटी में अपने व्यू पॉइंट्स देंगे, लेकिन पहले इन 3 फार्म बिल्स को आप बंद करो। सरकार ने इसके ऊपर अभी कोई हामी नहीं भरी है। कुछ दिन बाद फिर से इसके ऊपर एक मीटिंग होगी, अगली मीटिंग होगी 4 जनवरी को। तो ये ओवरऑल 4 इश्यूज थे, जिसमें से 2 सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। पहला है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्टबल बर्निंग, दूसरा है सेफ गार्डिंग पावर सब्सिडीज। ये 2 इसलिए भी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द फॉर्म यूनियंस वर एप्रीहेंसिव अबाउट फार्मर्स फेसिंग फाइन्स एंड जेल फॉर स्टबल बर्निंग केसेस अंडर द ऑर्डिनेंस ऑन एयर क्वालिटी। वी हैव एग्रीड टू एक्सक्लूड फार्मर्स फ्रॉम दिस पेनल्टी। तो एयर क्वालिटी वाला जो ऑर्डिनेंस आया था, जिसके चलते ऐसा बोला गया था कि स्टबल बर्निंग के केसेस के ऊपर जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है फार्मर्स को, ये अब नहीं होगा। दूसरा, farmers also felt that amendment to Electricity Act will harm them and wanted to ensure the continuance of state power subsidies for irrigation purposes। तो यहां पे सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में हम अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं, इसमें हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि फार्मर्स को आगे भी सब्सिडी मिलती रहे, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, ताकि वो खूब ग्राउंड वाटर आगे से खींचते रहे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, और जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इसमें ये चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर आप तक अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी।
नेक्स्ट न्यूज है इंडिया टू ओपन मिशंस इन एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 3 नए मिशंस यानी कि 3 एम्बेसीज खोली जाएंगी। कहां पे? एस्टोनिया में, पैराग्वा में और डोमिनिकन रिपब्लिक में 2021 में। ये डिसीजन लिया गया कैबिनेट मीटिंग के दौरान, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हेड कर रहे थे। और ये प्रपोजल किसकी तरफ से आया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ही आएगा, क्योंकि जो भी फॉरेन मिशन हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, वो मेजरली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही होती है। अब इन मिशन से होगा क्या? तो मिशन से हमारा जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, हमारा जो बायलेटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स हैं इन कंट्रीज के साथ, वो बढ़ेगा। भले ही एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है, बट है तो कंट्रीज ना। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना, पॉलिटिकल आउटरीच को बढ़ाना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और इस डिसीजन को वेलकम किया है एस्टोनियन फॉरेन मिनिस्टर उर्मास रीनसालू जी ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि ट्रेड और साइबर सिक्योरिटी को फायदा मिलेगा। पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक के मिशंस दिल्ली में 2006 से काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री हमारे मिशंस को खोल रही है इन कंट्रीज में। तो इससे क्या चीज निकल के आती है? सबका साथ सबका विकास। क्योंकि इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस होगा इन कंट्रीज में, तो हमारी जो कंपनीज हैं वो इन कंट्रीज के मार्केट्स को एक्सेस कर सकती हैं। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स इन कंट्रीज में ज्यादा बढ़ सकता है। हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए वो हम यहां से मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेड को भी फायदा होगा। तो एक नया डिसीजन है जनरल स्टडीज पेपर 2 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड न्यूज है। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है, चाइना सेट टू लॉन्च 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर इन 2021। तो भैया ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना का तीसरा और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होगा 2021 में। कहीं ना कहीं चाइना अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कर रही है। जरूरी भी है, क्योंकि चाइना साइमल्टेनियसली बहुत सारे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है। चाइना ने 1 साल पहले ही अपना दूसरा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था, जिसका नाम था शैनडोंग। ठीक है, शैनडोंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर था, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि होम में बना था। सबसे पहला, मतलब पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था चाइना का? तो वो था शैनडोंग। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था चाइना का? तो वो था लाओनिंग। लाओनिंग जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, उसको कमीशन किया गया था 2012 में। सोवियत एरा के क्रूजर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके लाओनिंग बनाया गया था, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना। दूसरे नंबर का शैनडोंग, कंप्लीटली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना, जो कि बनाया गया चाइना के द्वारा। और लॉन्च कब किया गया? तो लास्ट ईयर लॉन्च किया गया 2019 में। शैनडोंग को ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा सका है ताइवान स्टेट्स में, साउथ चाइना सी में। अभी ये कॉम्बैट रेडी है नहीं, अभी इसकी प्रैक्टिस जारी है। 2 और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जा रहे हैं जियांगिंग शिपयार्ड नियर शंघाई। देखिए, जियांगिंग शिपयार्ड के द्वारा जो 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जा रहे हैं ना, इनमें से जो पहला वाला होगा ना, वही है चाइना का 3rd और लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। तो पहला कौन सा है चाइना का? लाओनिंग, दूसरा शैनडोंग, और तीसरा अगले साल लॉन्च होगा। ठीक है भाई, ऐसा यहां पे बोला गया है। और ये जो अगले साल एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होगा 2021 में, ये कमीशन होके पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी हो जाएगा 2023 तक। तो कुल मिला के अब आप समझ सकते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बना के कॉम्बैट रेडी करके ग्राउंड पे डिप्लॉय करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, ये चाइना का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है फॉर एयरक्राफ्ट। अभी वो उतना इंपॉर्टेंट दोस्तों है नहीं, बट ठीक है। कुल मिला के जो पीएलए की नेवी है, पीपल लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बात कर रही है, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना के जो पास सीज है वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा, 2 को ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, वेस्टर्न पैसिफिक, और 2 को इंडियन ओशन। तो कुल मिला के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि ताइवान स्ट्रेट्स, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिप्लॉयड रहेंगे, ऐसा चाइना का बोलना है। इंडिया अभी एयरक्राफ्ट कैरियर के फील्ड में काफी पीछे है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई चौथी न्यूज, ब्रिटिश लॉ मेकर्स अप्रूव पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील विद द ईयू। तो भैया अभी देखिए, बहुत लंबे समय से इशू चल रहा था, ब्रिटेन धमकी दे रहा था यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपने जल्दी एडजस्टमेंट नहीं किया हम बाहर निकल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन को भी लग रहा था कि भाई ब्रिटेन के साथ एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। फाइनली इकोनॉमिक एग्रीमेंट हो गया, और इस इकोनॉमिक एग्रीमेंट को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने अप्रूवल दे दिया है। ब्रिटेन का जो लोअर हाउस है वहां पे वोटिंग डाली गई, और वहां पे 521 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया और 73 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। यूके गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस, आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट को साइन किया गया है। इसको बोलते हो
पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील। तो पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील का मतलब क्या है? वैसे तो आप देखिए कि बहुत पहले ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है, बट कहीं ना कहीं अभी के लिए जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स थे वो पहले जैसे ही थे। यानी जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, उस समय पे जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स थे वो अब भी चल रहे थे। तो उन इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स को हटा देना बिना किसी ट्रेड डील के ये बहुत डेंजरस हो जाता, क्योंकि हजारों लाखों जॉब्स यहां पे चली जाती। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि that should help protect the 660 billion pounds in annual trade between the two sides and the hundreds of thousands of jobs that rely on it। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भैया देखिए, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड की जो वैल्यू है, एनुअल वैल्यू, वो $894 बिलियन है। और $894 बिलियन आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इस ट्रेड पे डिपेंड करती हैं हजारों लाखों जॉबें, ब्रिटेन में भी और यूरोपियन यूनियन में भी। तो वो जॉबें भी यहाँ पे बच जाएंगी। अगर आप बात करो तो लगभग 4.5 साल पहले ब्रिटेन ने वोट करके बोला था, ब्रिटेन की 52% आबादी ने बोला था कि हम यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहते हैं, 38% आबादी ने बोला था कि हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। फाइनली जो ब्रेग्जिट था वो 31 जनवरी को शुरू हो गया, यानी 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने बोला कि ठीक है भाई, हम यूरोप को छोड़ रहे हैं। और 11 महीने का समय दिया गया ब्रिटेन को और ईयू को आपस में बातचीत करने के लिए कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप जब ब्रिटेन पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा तो कैसे चलेगी। और कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूट होना था 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को ऑफिशियली ब्रिटेन पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है भाई, निकल जाएगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक डील यहां पे साइन हो चुकी है। इस डील का अप्रूवल, मतलब इस डील को यूरोपियन पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम ये मिल ही जाएगा। ठीक है ना भाई? तो अब किस हिसाब से टैरिफ, किस हिसाब से कोटाज लगाए जाएंगे, ये चीज अब काफी क्लियर हो चुकी है। जॉब्स और ट्रेड ठीक ठाक तरीके से होता रहेगा। ब्रिटेन ने भी थोड़ा एडजस्टमेंट किया, यूरोपियन यूनियन ने भी थोड़ा एडजस्टमेंट किया, चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, जैसे कि ट्रेवल इंश्योरेंस। अब अगर आप पहले ब्रिटेन से ईयू में जाओ या ईयू से ब्रिटेन में जाओ तो एक ट्रेवल इंश्योरेंस से काम चल जाता था। अब आपको ईयू एरिया में घूमने के लिए एक अलग ट्रेवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ब्रिटेन में एक अलग ट्रेवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो पहले ब्रिटेन में कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता था, कोई ट्रेवल इंश्योरेंस लेता था, वो यूरोपियन यूनियन में चलता था। अब शायद ऐसा नहीं चल पाएगा। फिर भाई नए मिलियंस ऑफ न्यू कस्टम्स डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस होंगे, फर्म्स को नए प्रकार के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम यहां पे निकल के आ रही है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। MOU between India and Bhutan on cooperation in peaceful uses of outer space। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच में। किस बात पे? फॉर कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजर्स ऑफ आउटर स्पेस। ये एग्रीमेंट साइन हुआ 19 नवंबर 2020 को भूटान और इंडिया के बीच में। ठीक है भाई, इस MOU को एक्सचेंज किया गया। इस MOU में क्या बोला गया कि इंडिया एंड भूटान टू परस्यू कॉपरेशन इन पोटेंशियल इंटरेस्ट एरियाज, जैसे कि रिमोट सेंसिंग ऑफ द अर्थ, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, स्पेस साइंस, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, यूज ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस सिस्टम्स एंड ग्राउंड सिस्टम्स, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो इन सब चीजों में इंडिया ऑब्वियसली बात है भूटान की मदद करेगा। भूटान की स्पेस फील्ड में प्रेजेंस ना के बराबर है, तो कहीं ना कहीं इंडिया एज अ बिग ब्रदर भूटान की यहाँ पे मदद करने वाला है। तो MOU ने बोला है कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। इस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस ऑफ भूटान के भी मेंबर होंगे। और फिर ये मेंबर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंडिया किस प्रकार से इस स्पेस के फील्ड में ज्वाइंटली भूटान की मदद करेगा। अब ऐसा नहीं कि मदद फ्री में ही दी जाएगी, भूटान को जो भी मदद मिलेगी उसका एक रीजनेबल पैसा भूटान भी इंडिया को देगा। ठीक है, तो ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मोडालिटी को प्लान आउट करेगा कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंप्लीमेंट करना है, कैसे भूटान इस स्पेस सेक्टर का इस्तेमाल करके और आगे डेवलप कर सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन में चीज आपको काम आएगी। कहीं ना कहीं हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे आसपास की कंट्रीज की बात करो तो वो ऑलरेडी बहुत हॉस्टाइल हो रखी है। अगर आप पाकिस्तान की बात करिए तो पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी, क्या बताया जाए उसका। चाइना के साथ रिसेंटली रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और नेपाल की पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से बदली है, चाइना ने कुछ इस तरीके से वहां पे इंटरफेरेंस किया है कि नेपाल बहुत हद तक एंटी इंडिया होता हुआ नजर आया। बांग्लादेश में भी ट्रेड इंसेंटिव्स देख के चाइना एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बांग्लादेश को हैंडल कर रखा है इंडिया ने। और साथ साथ भूटान भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन के आता है।
ठीक है, तो ये था पूरा न्यूज़ एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी न्यूज़ इसलिए बताता हूं दोस्तों ताकि न्यूज़ आपके लिए बोरिंग ना हो जाए। अगर मैं रुक रुक के एक एक पॉइंट में घुस घुस के चीजें बताऊंगा, वैसे तो मैं हर चीज एक्सप्लेन करता हूं, बट मेरी ये भी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी चीजों को लेके चलूं ताकि आपके लिए चीज बोरिंग ना हो। क्योंकि जब धीरे बोलने लगते हैं तो एक तरीके की, आप कहते हैं ना कि सुस्ती सी आने लगती है, तो चीजों का इंटरेस्ट चला जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।